नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी खबर लेकर के मैं आ रहा हूं, वो भी सहारा से संबंधित है। राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि सहारा ने सेबी के साथ कोई डील कर ली है और इसके पुख्ता आधार भी मिल रहे हैं। आधार क्या है? आधार है कि सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 10,000 करोड़ रुपए आपको जो जमा करने थे 2012 में, वो आपने अभी तक जमा नहीं किए हैं। 2012 में ऑर्डर आया 25,000 करोड़ का, जिसमें से 2014-15 तक उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए जमा कराए सहारा ने, और बाकी 10,000 करोड़ रुपए वो नहीं जमा करा पाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 10,000 करोड़ रुपए आप फौरन से पेशतर जमा कीजिए। शुरुआत में उन्हें समय दिया गया 1 महीने का, महज 30 दिन का। फिर आर्गुमेंट हुआ कि 1 महीने तो ज्यादती होगी, इसमें नामुमकिन है। फिर कहा गया कि ठीक है, 90 दिन में हो जाएगा। और फाइनली यही रिपोर्ट आई कि 90 दिन में सहारा को 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं। मीडिया में भी ये खबरें शुरू हुई कि सहारा को 90 दिन का समय मिल गया है, मतलब 3 महीने का। लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में सहारा को 9 महीने का वक्त मिल गया। 90 दिन नहीं, 9 महीने का वक्त मिल गया। अब वो 9 महीना मई में जाके खत्म हो गया। सितंबर से मई में जाकर के वो 9वां महीना खत्म हो गया। अब 9 महीने खत्म होने के बाद सेबी के तरफ से कोई बात सामने नहीं आ रही है, ना ही सहारा की तरफ से कोई बात सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर क्या है, यह भी गोलमोल है। तो पावर गैलरी में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सहारा ने कोई डील कर ली है सेबी के साथ। साहब, आजकल दुनिया में कुछ भी संभव है। जिस सेबी चेयरमैन के खिलाफ ही आरोप अभी लगे थे भ्रष्टाचार के, किसी प्रकार से सेबी की चेयरमैन मोहतरमा बुच जो हैं, वो अभी बरी हुई हैं। तो कौन धुला हुआ है, कौन पाक साफ है, ये कहना मुश्किल है। हमारे साथ ब्रेन ऑफ बिहार संस्था चलाते हैं और सहारा के निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं अदालत में, शुभम। बहुत पैनी निगाह रखते हैं। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। नमस्ते सर। नमस्ते शुभम, ये खबर कहां से आ रही है कि सहारा और सेबी के बीच में कोई डील हो गई है? सर, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये मीडिएशन का खबर पहले वायरल था सोशल मीडिया पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे इसको प्रदर्शित किया गया जनवरी और फरवरी के बीच में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित करते समय मीडिएशन का भी बात का जिक्र है कि हम दोनों पार्टियों को मीडिएशन के लिए भेज रहे हैं। अब इस दोनों पार्टियों में कौन कौन है, इसका नाम आज तक बाहर नहीं आया। और एक सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेम्प्ट पिटीशन 412/2012 है, जो मेन कंटेम्प्ट पिटीशन है, उसमें नोटिस भी इशू है और मीडिएशन सेंटर है एक सुप्रीम कोर्ट का, उसको नोटिस भेजा गया है कि ये मामला हम आपके पास भेज रहे हैं। और मीडिएशन पोर्टल पे सेम केस नंबर से एक केस रजिस्टर्ड हुआ है और फाइनल उसका डिसीजन दिखाया जा रहा है कि सेटल्ड। क्योंकि मीडिएशन पोर्टल पे पब्लिक के लिए 2 ही वर्ड आता है, ये या तो सेटल्ड या अनसेटल्ड। तो अनसेटल्ड मतलब हो गया कि नहीं बात बनी, और सेटल्ड का मतलब है कि दोनों पक्ष एग्री हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस आदेश में ये भी लिखे हुए है कि अगर मीडिएशन हो भी जाता है तो एक प्रपोजल रहेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए, न कि ये फैसला हो जाएगा।
कि वो प्रपोजल को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो मीडिएशन हुआ है, अब किस मामले में हुआ है क्लियर नहीं है। क्या सहारा से भी मेन केस है या किसी थर्ड पार्टी का? बहुत सारे मामले टैग हैं सहारा से भी मामले में। तो क्या किसी फ्लैटियर का है, किसी रियल एस्टेट कंपनी का है, या बहुत सारा जमीन इधर से उधर हुआ है जिसके केस उसमें टैग कर दिया गया था। तो किस मामले को भेजा गया है ये अभी तक क्लियर नहीं, नहीं और नहीं, उससे क्या आया ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बताया है। नहीं, मुख्य जो मामला है शुभम, सहारा और सेबी के बीच में जो पहला डिस्प्यूट है कि आपका ये जो 25,000 करोड़ रुपए आपने जो जनता से लिए हैं, ये पहले हमें दीजिए। पहला तो डिस्प्यूट ये है। वो मामला कहां गया? वो 25,000 रुपए जो अभी सहारा को देने थे, 25,000 करोड़ रुपए, उसमें तो 10,000 करोड़ रुपए देने थे ना अभी 9 महीने का। मैं उसका कह रहा हूं, उसका कहानी कहां गया? बहुत सारे मामले हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो 10,000 करोड़ रुपए जो पेंडिंग अमाउंट था जो देना था, उसका क्या हुआ? 9 महीने का वक्त तो खत्म हो गया। वो तो सुनवाई होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन पैरेलल एक तो सुनवाई चल रही है, उसका प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन सहारा के तरफ से ही कोई मीडिएशन या कोई लगाया गया होगा रिक्वेस्ट, जो कि नवंबर के बाद लगा है। सितंबर वाली सुनवाई हो जाने के बाद ही एक आईए फाइल है सहारा के तरफ से जिसमें मीडिएशन की भी बात कही गई है। तो पैरेलल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था सुनवाई में कि सुनवाई चल रही है, वर्सोवा लैंड सब जांच एक तरफ हो रहा, वो कोई कहीं रुकेगा नहीं। लेकिन इसी बीच में मीडिएशन सेंटर को भी भेजा जा रहा है मामला, और वो मीडिएशन हो जाने के बाद बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सुपुर्द करना था। तो वो मीडिएशन में पोर्टल पे आया, केस नंबर भी वही दिखाया जा रहा है, चारों डायरेक्टर का नाम है सुब्रत राय सहारा का, और सहारा से भी केस नंबर से हमने सर्च किया है। तो पोर्टल पे जब सेम केस नंबर दिखा रहा है मीडिएशन वाले पे और सेटल्ड दिखा रहा है, इसका मतलब कि मामला कहीं ना कहीं कुछ है। और लास्ट में 2 अप्रैल की सुनवाई को टाल दिया जाना कि संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस थे इसके पहले, उन्होंने आदेश इस हिसाब से 12 फरवरी को दिया था कि उनके रहते में एक लास्ट सुनवाई होनी थी, जो कि 2 अप्रैल की थी। बहुत चीज सोच समझ के उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, यूनियन ऑफ इंडिया को, कि वर्सोवा लैंड पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और 15 दिन के अंदर जवाब आना था। उसी बीच में ये मीडिएशन वाला फाइल किया गया फरवरी में सहारा की तरफ से, और 18 मार्च को ही मीडिएशन सेटल्ड हो गया, और 18 मार्च को ही एक एफिडेविट सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट वाले केस में लगा दिया गया है। लास्ट बाद में 28 को भी लगाया गया है। क्या कुछ उसमें टाइम लग रहा है मीडिएशन में या कोई काम करने में, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया गया होगा? 2-3 महीना लगेगा, क्योंकि मामला 12 साल पुराना है, बहुत सारे फाइलें हैं। अगर मीडिएशन हो भी गया होगा तो सब कुछ का रिपोर्ट लाते लाते 2-3 महीना लग जाना है, अगर हुआ हो तो हमको जो लगता है कि 4 अप्रैल को जो का सुनवाई जो टला, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे कि क्यों टला। हालांकि उसके लिए हमने आरटीआई कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आज हमने सेबी से हमने पूछने का प्रयास किया था इसके पहले कि मीडिएशन का इंफॉर्मेशन आपको है, तो वो वहां से आया कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है सूचना मीडिएशन की। मीडिएशन हुआ कि नहीं हुआ नहीं, मीडिएशन की सूचना जो सीपीआईयू होते हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनके पास सूचना नहीं है, और सूचना इकट्ठा करना उनका काम नहीं है, उपलब्ध सूचना को ही बताना उनका काम है। ये हमको उन्होंने समझा दिया, तो हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। तो लास्ट में आज हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये आपका आरटीआई कर दिया है कि आप बताइए कि सुनवाई क्यों नहीं हुई 2 अप्रैल, क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश था 2 अप्रैल की सुनवाई के लिए। तो उसको किस बेसिस पर आप आगे बढ़ा दिए, और आगे बढ़ाए तो कोई टेंटेटिव डेट क्यों नहीं आ रहा है? तो आज आपने आरटीआई लगाया? आज लगा दिया है, क्योंकि देख रहे हैं कि कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था। लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ही था, तो वहां भी अभी हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट में कि 2 पार्टियों के मामले में तीसरा आदमी इंफॉर्मेशन कैसे ले सकता है? हम थर्ड पार्टी हैं, तो थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन दिया जाना है नहीं दिया जाना, आरटीआई एक्ट में कवर होता है, बहुत सारा चीजें थी। लेकिन बावजूद उसके हमने प्रयास किया कि लगा देते हैं, अगर मिलने वाला होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो बोलेगा कि नहीं दे सकते। एक प्रयास तो किया जाए, तो हमने लगा दिया। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत सारा मिथ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में जो शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। और जब मैं अभी नीलेश जी से बात करता हूं तो नीलेश जी हमको बहुत सारी बात बताते हैं
कि ऐसा मत समझिए कि वो आयरन गेट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंद है। सारा अधिकार जो नेचुरल जस्टिस के तहत आम जनता को है, अगर वो नेचुरल जस्टिस की अवहेलना नहीं कर रहा है तो अब आपने जो आरटीआई लगाई है उसका वो कितना बोनाफाइड है, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सेम केस नंबर की हियरिंग में डेट लगी हुई थी 2 अप्रैल की, उसके पहले वो एक इंटरवेंशन फाइल हो गया मीडिएशन का, और फिर 18 मार्च को आप कह रहे हैं कि उसमें फाइनल सेटलमेंट, सेम केस नंबर है, इसका मतलब वो सेम केस है। अगर केस नंबर सेम है तो जो जिस बात की सुनवाई पूर्व से चलती आ रही है उसी की सुनवाई फर्दर करेगी। तो आप कह रहे हैं कि 18 मार्च को उसमें सेटल्ड लिखा जा रहा है, मीडिएशन का आईए लगाया गया और वो मार्च में सेटल्ड हो गया। मीडिएशन किसने किया, किसके किसके बीच हुआ, सेटल हुआ तो किसके किसके बीच सेटलमेंट हुआ, और ये जो सेटलमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर कैसे दिखाई पड़ रहा है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर दिखाई पड़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर कोई चीज अपलोड हो जाए। अगर मीडिएशन किसी थर्ड पार्टी के बीच में हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में कुछ भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे क्या करेगा वो? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की दखल है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में सब कुछ हुआ है, और यह जानने का अधिकार आपको है। अगर सेबी ये कहती है कि सूचना इकट्ठा करना मेरा काम नहीं है और इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इसलिए आपका आरटीआई पूरी तरह से बोनाफाइड है। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बताना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में कि अगर सेम केस नंबर की हियरिंग ड्यू थी 2 अप्रैल की, उसके पहले उसी केस नंबर को आपने सेटल दिखा रहे हैं और मैटर क्लोज। सेटलमेंट का मतलब मैटर इज क्लोज्ड। नहीं सर, मैटर इज क्लोज होगा सुप्रीम कोर्ट से। सेटलमेंट का मतलब कि जो दोनों पक्ष का था आपसी सहमति वो बन गई, लेकिन चूंकि मामला पुराना है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा आदेश उसमें आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया था कि ये प्रपोजल रहेगा, सेटल्ड हो अनसेटल्ड हो ये अलग बात है, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रपोजल रहेगा। शुभम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनवाई के दौरान बहुत सारे पॉइंट आ जाते होंगे, जैसे कि मैं वार्सोवा के बारे में आपको बता रहा हूं, वार्सोवा लैंड के बारे में कहा गया कि वो एनवायरनमेंट का उल्लंघन हो रहा है और उसमें आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं, उसको रीबिल्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी बातें थी। तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इस बिंदु के बारे में सेबी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया होगा, सहारा कह रहा होगा कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और इस दोनों बिंदु पर हो सकता है कि दोनों के बीच में मीडिएशन हुआ होगा और सेटल हो गया होगा। सहारा की बात को सेबी मान लिया होगा या सेबी की बात को सहारा मान लिया होगा। अब मीडिएशन का जो रिजल्ट है इन द फेवर ऑफ सहारा है या इन द फेवर ऑफ सेबी है, ये तो आना है, जरूरी होगा ना। नहीं सर, पहला चीज है कि जो मीडिएशन भेजा गया है वर्सोवा के लिए नहीं, वर्सोवा का आदेश आया है 12 फरवरी को, मीडिएशन होने चला गया था नवंबर में ही आईए फाइल है और जनवरी में ही आदेश हो गया था। तो वर्सोवा वाले पे मीडिएशन का कहीं बात नहीं, वर्सोवा वाले का क्लैरिफिकेशन लिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, क्योंकि सेबी के एडवोकेट ने ये पक्ष रखा था कि आपका वर्सोवा लैंड 55,000 करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है, ये अलग बात, पहले उस पर कुछ बनेगा, डेवलपमेंट पॉसिबल है, तभी आगे कुछ होगा, जो कि पहले सुनवाई में हो जाना चाहिए था। लेकिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उसको पहले हियरिंग में नहीं आदेश देके, जब उनका 6 महीने का कार्यकाल बीत गया तब जाके उनको लगा कि नहीं, हमको ये लग रहा है कि पहले पूछ लेना चाहिए कि यहाँ डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, और 15 दिन का एकदम टाइम दिया था कि दोनों विभाग अपना स्थिति स्पष्ट करे जमीन के मामले में, और जमीन भी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का था, और ओरिजिनल डीड देने के लिए बोला गया कि जमीन भी बहुत सारा अटैचमेंट है सहारा के पास, क्या गारंटी है कि कहीं अटैच नहीं है, सहारा इंडिया कमर्शियल का भी 14,000 करोड़ का रिकवरी है सेबी के पास, तो बहुत सारा दिक्कत था, लेकिन बावजूद उसके भेजा गया था कि पहले स्थिति स्पष्ट कीजिए कि इसमें क्या होगा, और मीडिएशन उस मामले में नहीं है, मीडिएशन मेन कंटेम्प्ट के लिए भेजा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और उसका नोटिस भी साइट पर है कि नोटिस जिस दिन भेजा गया है उसका भी डिटेल है कि मीडिएशन सेंटर को भेजा जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मामला, तभी वहां मामला एक्सेप्ट होता है मीडिएशन सेंटर में। ऐसा नहीं है कि अब अपने से जाके मीडिएशन करके लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से मीडिएशन पोर्टल पे गया है, और सहारा का जो मेन कंटेम्प्ट है, सुब्रत राय सहारा और चारों डायरेक्टर का नाम है, इससे ये साबित होता है कि मुख्य मामला कहीं ना कहीं हो सकता है, और उसके बाद
2 अप्रैल को जो सुनवाई नहीं हुई, इससे कंफर्म होता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आप लोग आपसी अगर तेरी मेरी से सेटलमेंट कर लेते हैं, वो हमारे पास पहले आपको लाना होगा, हम देखेंगे टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद ही उसको फाइनल माना जाएगा। ऐसे नहीं, मतलब केस अभी जिंदा है और सुनवाई होगी। अच्छा, सहारा इसमें बहुत मास्टर रही है ये कंपनी, जैसे कि ये पहले सेबी में इंतजार करती है कि ये सेबी का कोई ये चेयरमैन रिटायर कर जाए, फिर दूसरा आए उसको उलझाएंगे, दूसरा आ जाए फिर तीसरे को उलझाएंगे, तीसरा रिटायर करे उसको उलझाएंगे। इस तरीके से इसकी ये एक स्ट्रैटेजी है इस कंपनी की कि वन आफ्टर अनदर चीफ जस्टिस के ही कोर्ट में लगा के रखो और चीफ जस्टिस रिटायर होते जाएंगे, सुनवाई। अब संजीव खन्ना साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि उनके रहते सहारा सेबी का विवाद खत्म हो जाए और ये केस का कोई कंक्लूजन हो जाए। संजीव खन्ना साहब रिटायर कर गए साहब। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जिंदा है, इंफॉर्मेशन सेटल्ड दिखा रहा है, मीडिएशन दिखा रहा है, तो किस केस का है नहीं कहे, कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग शुरू होगी कि नहीं होगी सहारा के खिलाफ? 10,000 करोड़ रुपए उसने जमा नहीं किए हैं या किए हैं, इसकी भी कोई सूचना नहीं है। न सहारा कुछ बोल रही है, न सेबी कुछ बोल रही है, न ही कोर्ट कुछ बोल रही है, मीडिया में कोई जानकारी नहीं है। तो निवेशक इस मामले में, निवेशक के पास और कोई क्या रास्ता पड़ता है? निवेशक के पास रास्ता है कि यूट्यूब चैनल देखे, अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसके अलावे ना ब्रांच से कोई अता पता है, ना सहारा की तरफ से किसी का अता पता है, और जिसको पता है वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको फायदा इसी में है कि लोग गुमराह होते रहें। एग्जैक्ट स्थिति जिनको पता है, जो सहारा में भी कार्यरत होंगे, हालांकि बारी उनकी भी आएगी जो अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग बच पाएंगे या उनका सैलरी नहीं मिले, धीरे धीरे आता है। आ रही है, हाँ, सबकी बारी है कि अभी ईओडब्ल्यू का एक जांच चल रहा है सर, जिसमें ओपी श्रीवास्तव जो कि सेकंड मैन माने जाते थे, उनकी पेशी कल पेपर में बताया जा रहा है कि उनको कल ही अपीयर होना है ईओडब्ल्यू के सामने। हाँ, तो कहां पे आ रहा है, बारी बारी आ रहा है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोग ज्यादा परेशान है। अब देखिए, जैसे कि सीआरसीएस पोर्टल चल रहा है, पैसा सेकेंडरी है कि पैसा है नहीं है, लेकिन डाटा देने में अभी तक 1.5 साल में टोटल लोगों का स्कैन करके ये डाटा नहीं दे पाई, और लोगों का पेपर के कमी के वजह से पैसा नहीं मिल रहा। हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि पैसा तो अवेलेबल है, जैसे प्रोसेसिंग उसका हो जाएगा, लोगों को, बहुत लोगों को 50,000 तक आ गया, तो अगर 50,000 तक सारे जमाकर्ताओं को भी अगर आ जाए तो बहुत बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन उसको भी फेल्योर करने में सहारा लगी हुई है कि कहीं मेरा टोटल पैसा नहीं निकल जाए, क्योंकि 5,000 करोड़ निकल गया। मीडिएशन भी इसका एक चाल ही है, ऐसा नहीं है कि वो सहारा को आगे ले जाने के लिए और एजेंट का जान बचाने के लिए मीडिएशन कर रही है, कोई इसके पास रास्ता नहीं होगा। अब लग रहा है कि जो 25,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ निकला था, रिमेनिंग पैसा भी निकल जाएगा, और पैसा खत्म होगा तो और पैसा सहारा सेबी से निकल के जमाकर्ताओं के लिए आ जाएगा। कितना दिन तक आप पेपर नहीं दीजिएगा? सरकार कोई और रास्ता निकालेगी, बिना पेपर का फिर पैसा दीजिए। लेकिन अभी तक वो रोक रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है कि लोगों का पैसा मिले नहीं। बावजूद उसके कुछ लोग भाग्यशाली हैं, जो 1-2% लोग हैं, उनको 25-50,000 जो मिनिमम अमाउंट है मिल जाता है। अभी तक कितने पैसे आए हैं सर? अभी तक 3,000 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ के आसपास बट गए होंगे, जो रेशियो चल रहा है। लेकिन 1 लाख करोड़ के आसपास का क्लेम है केवल प्रिंसिपल अमाउंट का, और 4 सोसाइटियों का। इसके बाद जो कंपनीज एक्ट से रेगुलेट होती थी, क्यू सब, ये सब, इसका कहीं कोई पोर्टल नहीं है, कहीं कुछ नहीं। तो सरकार के क्या पास ये सूचना है कि ये पैसा मोस्टली जो सहारा में जो एजेंट हैं उनका पैसा है? कहते हैं कि 60-70% पैसा उनका है, कॉमन मैन का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। क्या ये बात सही है? नहीं, 60% नहीं है, वो भी मजबूरन जमा किए हैं, कोई शौक से सहारा में जमा नहीं किए। हाँ हाँ हाँ, मजबूरन है, जबरदस्ती ले मजबूरन लिया जमा, उनसे। जो कमीशन उनको मिलता था उनको कहा कि कहां लेके जाओगे, हमारे पास जमा कर दो। हाँ, और वो जमाकर्ता 10 साल से जुड़ा हुआ है, एजेंट 20 साल 30 साल से जुड़ा हुआ है, तो जब भी जमा किया तो 10,000 5,000 रुपया शुरू से सेविंग करते आया है, और हमेशा जब पूरा होता है तो उसको नया सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो इस हिसाब से उसका पैसा बढ़ गया।
और अभी जो सीआरसीएस है वो बोल रही है कि हमको जमा करने का प्रूफ दीजिए आप कि कहाँ से जमा किए। पूरा कहानी खत्म हो गया कि 30 साल से लोगों का सेविंग होते आया है, जब मैच्योरिटी होता था तो ये भी इन्वेस्ट कर देती थी। ये तो ईडी ने लिख के दे दिया है। तो क्या ईडी का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देख रही है सीआरसीएस कि क्या सिस्टम सारा में चल रहा था? कि आज वो आरटीआई का कॉपी या बैंक स्टेटमेंट का कॉपी मांग के और लोगों को फंसा रही है कि आप पैसा कहाँ से डिपॉजिट किए उसका प्रूफ दीजिए। सहारा ने अपने ऑडिट रिपोर्ट पर जमा किया सीआरसीएस के पास कि इतने जमाकर्ताओं से इतना पैसा हमने लिया है। तो उस समय क्यों नहीं सीआरसीएस तलब किया, उसके ऑडिटर तलब किए कि जितने मेंबर हैं वो जमा करने का प्रूफ देते हैं कि नहीं देते हैं? कैसे आपका 10,000 20,000 करोड़ जमा हो गया? तो जब आपको प्रूफ मांगना था वहां आप खुला छोड़ दिए कि जो मन करे वैसे करो, कोई नियम कानून मत पालन करो। और जब पैसा देने की बारी आई तो सहारा का तो दूर हटाइए, सीआरसीएस और इनकम टैक्स से लेकर सारा लोग अपना अपना नियम यहाँ पे लागू कर रहा है कि हमको ये चीज चाहिए। तो इन सबों के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता है जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो परेशानियां हैं वो लोग जानबूझ के नहीं लाए हैं, ये अब मतलब समय के हिसाब से उत्पन्न हो गई है अपने आप। क्योंकि 2010 में जब आपका 20,000 रुपया जमा था, आज के डेट में वो 3 गुना हो गया होगा। तो 60,000 का हम 2010 का प्रूफ कहां से लाएंगे? लेकिन नियम था कि 5 लाख से ज्यादा अगर आपका कहीं जमा है तो आपको उसका प्रूफ देना था, आईटीआर देना था या बैंक के थ्रू करना था। लेकिन सहारा किसी को बताए तब तो लोग करे। सहारा ने तो एक आदमी के नाम से 5 को मेंबरशिप जारी कर दिया। अगर कोई 1 लाख जमा कराने आता था तो उसको 20 हजार करके 5 फॉर्म में जमा कर दिया गया कि ये 5 व्यक्ति हैं। लेकिन जब आधार सिस्टम आया है तो सबको कंबाइंड कर दिया है, जिसके चलते परेशानी पोर्टल की और बढ़ गई है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज हो गई है जो कि सब लोग समझ रहा है, लेकिन रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि सीआरसीएस कमेटी जो बनी उसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नियम कानून में थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत है ताकि लोगों का पैसा मिल जाए। लोग जमा करता जेन्युइन है, कोई टैक्स चोरी के लिए नहीं 5 मेंबरशिप लिया था। किस नियम कानून के रिलैक्सेशन की जरूरत है? मतलब पहले जैसे डबल मेंबरशिप आपके पास है एक सोसाइटी का, तो ये तो सहारा ने जारी किया है ना, उसके चलते 50% लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर एक सोसाइटी में आप एक ही मेंबर बन सकते हैं, लेकिन ये क्या सिस्टम था पहले कि आधार सिस्टम नहीं था, किसी का वोटर आईडी कार्ड से जमा हुआ, किसी का पासबुक से जमा हुआ, कोई नहीं प्रूफ है तो मुखिया से लिखवा के दे दिए तो सहारा में पैसा जमा हो जाता था। तो एक ही आदमी का मल्टीपल आईडी बन गया। तो ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये ऐसा बैंकिंग सिस्टम में भी था कि अगर एसबीआई में भी आप खाता रखे हुए थे 10 साल पहले, अगर 4 ब्रांच में है तो 4 कस्टमर आईडी बन जाता था। लेकिन सी केवाईसी का सिस्टम लाया आरबीआई ने कि सेंट्रल केवाईसी होगा, उसमें सबको मर्ज कर दिया गया कि जब हमारा 5 आईडी बन चुका है, अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं 5 आईडी मेरा ही है, आज के डेट में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम एक ही आदमी हैं, सारा पैसा मेरे पैन कार्ड पे जो भी टीडीएस बनता है काट के हमको दे दीजिए। हमको कोई टैक्स चोरी का मतलब नहीं था हमको मल्टीपल मेंबरशिप लेने का, क्योंकि वो इल्जाम लगाएगी कि आप मल्टीपल मेंबरशिप लिए टैक्स बचाने के लिए। लेकिन ऐसा मकसद किसी का नहीं है कि ऐसा रहता तो आधार से लोग अप्लाई किया है, करता ही नहीं, क्यों हमारा तो सोसाइटी का क्या नियम, सोसाइटी का क्या नियम है कि एक ही आईडी बन सकता है, किसी का एक ही निवेशक हो सकता है? अरे कहीं भी नियम किसी भी सोसाइटी का है कि आप अगर आप मेंबरशिप कहीं दिखा रहे हैं कि 10 लोग मेरे मेंबर हैं और एक ही आदमी को 10 बार आप दिखा रहे हैं, तो आदमी को जब खड़ा किया जाएगा कि 10 सब लोग को बुलाइए तो आदमी तो उतना पूरेंगे नहीं, इसका मतलब गड़बड़ हो गया। तो वो ऐसा नहीं है कि सहारा ने जानबूझ के ही किया या जो भी सिस्टम रहा, पहले का सिस्टम आधार के पहले से चल रहा है सहारा। वैसा सेंट्रल केवाईसी का कोई व्यवस्था नहीं था, चाह के भी लोग नहीं अपना ही करते, चाहे 2 ब्रांच से हुआ तो वहां अलग मेंबरशिप से पेमेंट हो गया यहाँ। लेकिन अब जब आधार आ गया है तो लेने समय तो हम बता रहे हैं कि 10 आईडी मेरा ही है, आप मेरे इनकम टैक्स पे चढ़ा दीजिए, हम आएगा जो इंटरेस्ट का पैसा उस पर इनकम टैक्स देने के लिए रेडी है। आज के डेट में हुआ सो हुआ, हमारी गलती हो चाहे सहारा की गलती हो, तो ये रिलैक्सेशन चाहिए। उसे ही आईटीआर का कॉपी, बैंक स्टेटमेंट का कॉपी, ये 2 चीज और मांगा जा रहा है। उसको एक व्यक्ति का मिलेगा या 10 का मिलेगा? अगर एक का 10 जगह बना हुआ है तो 10 का आप कह रहे हैं कि 10 को एक्यूमुलेट करके आप दे दीजिए, उसका इनकम टैक्स देने के लिए हम तैयार हैं। आपके कहने का मतलब ये हुआ? वैसे ही पोर्टल पर वैसे ही अप्लाई हुआ है कि एक आधार से आपका 100 आईडी है, 100 एक के बार अप्लाई है, एक एप्लीकेशन नंबर है, तो उसी को प्रोसेस करने में तो क्या कर रहा है कि 9 को रिजेक्ट कर रहा है, एक को मान रहा है कि जो सबसे पहला मेंबरशिप है वही हम मानेंगे, जिसका कोई
तथ्य नहीं है कि वो आप सही कर रहे हैं, उसको छोड़ना चाहिए। काफी लोगों का ऐसे निजात हो जाएगा। इसका मतलब कि सीआरसी पर जो एक मेंबर का है 10 को एक्युमुलेट करके जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक कंसीडर कर रहा है और उस एक को भी बाद में आ रहा होगा। अगर किसी का एक ही है उसको वो पहले कंसीडर कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है कि जिसका 50,000 तक जमा है या 20,000 है, 10,000 छोटे निवेशक हैं जिनका एक ही बार में पैसा देने से उनका मामला रफा दफा हो जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है कि उनको पहले दे के खत्म करो, जो कि कल होके ये नहीं कहें कि मेरा सहारा में पैसा है। लेकिन अगर जिसका 10 लाख है, चाहे 5 लाख से ऊपर का, तो एप्लीकेशन ही बंद है, डेथ हो गया उनका, एप्लीकेशन ही बंद है। बहुत सारा लिमिटेशन है, बावजूद उसके 3,000 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है। हम तो सहारा फाइनेंस को पढ़ते 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 अब पीएचडी भी हो जाएगा, तो भी हम इसके झाल को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग समझे हैं सर, हम लोग बहुत हद तक समझे हैं, और सूचना भी इसकी हम लोग दिए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को कि क्या हो रहा है। जैसे जमीन वाला मामला है, ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। पहला कि आप 800 करोड़ का जमीन 90 करोड़ में बेच दिए। दूसरा उसमें गड़बड़ी है कि सहारा शिविर में पैसा जाना था, आपने नहीं जमा किया। वैसे पूरे देश में चल रहा है। और इनका जो बहाना आज तक आया है कि एमबी वैली नहीं बिक रही है, एम्बार्गो है, तो बरसोबा वाला नहीं बिक रहा है, जब कोर्ट में सुनवाई होगा तभी इनका प्रॉपर्टी 6 लाख करोड़ का होगा। ऐसे सेम इनका रिप्लाई 2013 से 2025 तक रहा है कि हम इस जमीन पे ये चीज बनाएंगे तो इतना का हो जाएगा। अब वो समय बीत गया। जो 2013 में प्रपोजल दिए थे कि बरसोबा मेरा 2021 में बन के तैयार हो जाएगा, तो 2024 में भी वही प्रपोजल है इनका, 2021 भी बीत गया। 24 में भी वही प्रपोजल है कि अगला 14 साल में हम बना के दे देंगे। आज ना उन पे बनाने पे रोक है, ना किसी के साथ एग्रीमेंट करने पे रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला था अपने सुनवाई में कि आप किसी पार्टी को बुला के लाइए, उसको पैसा से मतलब था कि पैसा आप कहां से दीजिएगा। तो इन्होंने ओवरऑल रियलिटी को खड़ा किया और 1,000 करोड़ का डीडी लेके चले गए। ये तो 2015 में भी कर सकते थे, ऐसा तो रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था सितंबर में कि ना एम्बार्गो है, ना बिजनेस करने पे आपके रोक है। तो आप लोगों का पैसा लेके किए क्या? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा लेकर के क्या किया, वो पैसा गया कहां? और ठीक है, आप जमीन बनाए थे, लेकिन जमीन बनाए, जमीन जब बेच रहे हैं, ऑल इंडिया का जमीन बहुत जगह का बेच भी दिए, तो वो पैसा सहारा से भी में जाना था कि लोगों को पैसा रिफंड हो, वो नहीं कर रहे हैं। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने पैसा जो लोगों से लिया, उस पैसे का क्या किया? अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई तो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपने जो दिया है उसी का आप इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन लगा रहे हैं। किसी को कह रहे हैं 4 लाख करोड़ का है, और आपने पूरी दुनिया में कहा हुआ है कि वहीं पर हमने लगा दिया है। अकेले एमबी वैली में कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ का निवेश हमने कर दिया है, जिसका वैल्यूएशन आप कह रहे हैं 4 लाख करोड़ का है। अब वो एक दिन में एमबी वैली बिकेगा नहीं। देखिए, एमबी वैली का रिजर्व प्राइस 48,000 को, ये आपका 40,000 के आसपास रखा गया था एमबी वैली का रिजर्व प्राइस। अब उसका पोटेंशियल ही 5.5 लाख करोड़ दिखाते हैं कि उस जमीन पर अपार्टमेंट बनेगा, होटल बनेगा, तो बिकेगा तो 5.5 लाख करोड़ आएगा, और बरसोबा से 55,000 करोड़। लेकिन क्या ये अपने पास्ट को देखे हैं कि आज तक जब से सहारा चल रही है तब से अभी तक 5.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया हो किसी विभाग से? हर एक जगह इनका लॉस है, हर एक कंपनी में लॉस है। कहां से? अच्छा, मान लीजिए शुभम कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि भैया ऐसा है, जो करना है करो, भागो यहाँ से, अपना पैसा लेके जाओ। सेबी को बोले कि भाई ऐसा है, जो ये 3-5 कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, डकैती कर रहा है, लूट कर रहा है, इसको पैसा लौटा दो, तो सब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक तो नहीं होगा सब, इंटरेस्ट समेत पैसा लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पैसा पड़ा हुआ है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि वो तो कम से कम बट जाए। नहीं तो कहीं सहारा से भी मीडिएशन के थ्रू से भी सहारा को पैसा अगर मिल गया 20,000 करोड़। मैंने ये सवाल इसलिए किया शुभम, क्योंकि ये एजम्पशन है ना कि ये राधा को 9 मन होगा, तब राधा नाचेगी, तब लोग देखेगा, हमने एमबी वैली बना लिया है। अब ये बात सुब्रत राय खुद कह रहे थे कि हम लोगों से जो छोटे छोटे पैसे लिए उसको हम कहीं
इन्वेस्ट करना चाहते थे, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमको रिटर्न आता और फिर वो रिटर्न हम अपने निवेशक को लौटाते, वो भी खुश रहते, जो हमारे जो लोग थे जो निवेश ला रहे थे वो भी खुश होते, कंपनी भी खुश होती और इस तरह से एक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती। सेबी ने बिना मतलब का अड़ंगा लगा दिया और थोड़ी बहुत कमियां थी हमारे अंदर भी, उसको दुरुस्त करके अगर वो चला देते तो चलते रहते। इससे क्या हुआ कि कंपनी भी डूब गई, सारे लोग जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे वो भी डूब गए, निवेशक भी डूब गए, किसी का भला नहीं हुआ। तो मान लीजिए कि हम एमनेस्टी स्कीम के तहत सरकार ये कहे कि जो भी पाप किया, पुण्य किया, गलत किया, अच्छा किया, अब रहने दो, ये पैसा लौटा दो, और देते हैं सहारा को उस समय कि आप अपने निवेशकों का सारा पैसा लौटाइएगा। कब तक लौटाइएगा? तो फिर वो वही काम करेंगे, पैसा ले लेंगे। निवेशक तो इनके इतने बेचारे परिश्रम गरीब हैं, वो तो दरवाजे तक भी नहीं पहुंचेंगे, और फिर ये फैला देंगे कि देखो हम तो सुप्रीम कोर्ट को घुटने पर टिका दिया, सरकार को घुटने पर टिका दिया। देखिए सर, सेबी कभी भी ये नहीं बोली है कि हम आप पर कार्रवाई करेंगे चाहे कुछ करेंगे। हमेशा से कोर्ट हो या सेबी हो, पैसा रिफंड का ही बात किया है कि आप अपने जमाकर्ताओं का रिफंड करके हमको प्रूफ दे दीजिए। सबसे पहला यही ऑर्डर है। लेकिन जब जब इनको रिफंड करने का मौका मिला, ये नया सर्टिफिकेट पकड़ा दिए और वहां पे रिपोर्ट कर दिए कि कैश में हम भुगतान कर दिए। नहीं तो ये इनका तो यही दलील था ना, एक मिनट, इनका तो यही दलील था ना कि आप हमको कह रहे हैं पैसे रिटर्न करने के लिए, हम पैसा कैसे रिटर्न करेंगे? हम तो उनका पैसा लेके जमीन में लगा दिए हैं, अब जमीन बेचेंगे तो रिटर्न करेंगे, ये है ना इनकी दलील। नहीं, दलील रिटर्न में दूसरा है। ये रहती तो कोर्ट उसका रास्ता ही निकाल देता कि कहाँ लगाए, जमीन का डिटेल दीजिए, हम देखते हैं कितना बिकेगा। इनकी दलील ये थी सहारा सेबी में कि इन्होंने 1 महीना के अंदर, जून 2011 के आसपास, जब सहारा सेबी का विवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था, तभी इन्होंने 17,000 करोड़ 1 महीना के अंदर जमाकर्ताओं को वापस कर दिया। इनका स्टैंड ये है, वो भी कैश में, वो भी कैश में, जबकि आदेश था कि अकाउंट पे चेक देना है आपको। वहां ये पकड़ा गए, उनकी नियत थी चोरी की, पकड़ा गई। हाँ तो ठीक है, कोर्ट मान लिया। सर ये स्टैंड रहता तो आप ठीक कह रहे हैं, अगर ये स्टैंड रहता कि साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है। हाँ, कोर्ट ने पूछा कि ऐसा 17,000 करोड़ आप कहां से लाए? हाँ, देने के लिए तो लाना भी पड़ेगा। तो दूसरे कंपनी में मेरा कलेक्शन चल रहा था, वहां भी कल कैश आ रहा था और यहाँ कैश जा रहा था। तो पूछा गया कि कैश हैंडलिंग कैसे किए? ये पूरे इंडिया में 17,000 करोड़ घुमाए तो थाना को इन्फॉर्मेशन तो आपको देना रहता है, राइट। तब यहाँ पे साइलेंट है, तो कोर्ट समझ ली कि कितने ईमानदार हैं ये। ईमानदारी इनकी सारी वहां पे फेल हो गई थी, जिसके चलते 15 साल से लटक रहे हैं और कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस ऑर्डर को नहीं पलट पाया है जो कि 2012 में दे दिया गया था। और लास्ट में इन्होंने कबूल कर लिया कि मैंने कैश में पैसा लौटा दिया। अब इनको पूछ दिया कि कैश आप 17,000 करोड़ रुपया लाए कहां से, तो ये प्रूफ ही नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, प्रूफ दिए हैं कि सहारा इंडिया का जो सोसाइटी है वहां से हम 12,000 करोड़ ले आए और सहारा क्यू सब से 5-7 हजार करोड़ लाए। ये दोनों से कैश कलेक्शन किए। अच्छा, इसमें पैसा आ रहा था, हमने दिया, तो बैंकिंग प्रूफ मांग दिया गया कि उसमें आया, उसका भी बैंकिंग प्रूफ दे दो। हाँ, बैंक कहीं तो बैंक में जाएगा पैसा ना, कि ऊपर ऊपर ही घूमेगा। हाँ, तो बैंकिंग प्रूफ इनके पास था नहीं। जो कैश जो आ रहा था आपकी बोरी में आ रहा था, वो बोरी बैंक में जा ही नहीं रहा था। हाँ, और उसी बोरी से इधर से आ रहा था, हम उधर दे रहे थे, ये हुआ। हाँ, ये हुआ सर। और इनके बड़े बड़े वकील लोग खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोल रहे हैं। तो बोला गया कि आप अपने ऑडिटर से लिखवा के सीए से दे दीजिए कि हमने भुगतान कर दिया। हाँ, तो सीए का सर्टिफिकेट लगा हुआ है जो, तो हाँ, सीए ने बोला है कि मात्र 2,000 करोड़ के आसपास जो बैंक खाता से इनके पैसा रिफंड किया गया था, उसी को हम प्रमाणित करते हैं। कैश वाला पर साइलेंट हो गया है। साइलेंट का मतलब आप समझ लीजिए। मैंने साइलेंट का मतलब ये हुआ कि जितना बैंकिंग ऑपरेशन जो उनके सामने ऑन रिकॉर्ड है, उसको सीए कह रहा है कि हाँ ये हुआ है, इसके मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं, लेकिन बोरी से इस बोरी को दिया, ये हम नहीं कर सकते, हम लिख नहीं सकते हैं। तो मतलब अपना डिग्री जब्त कराएगा सीए कोई? ऐसा भी तो ये लोग कर सकते थे कि भाई तुम जितने जिंदगी में कमाओगे, मान लीजिए 100 करोड़ कमाओगे, 200 कमा, एक सीए तो हो सकता है हजारों करोड़ कमा ले, लेकिन मान लीजिए 100-200 करोड़ रुपए हम तुमको दे देते हैं, लिख दो। ऐसा नहीं कर पाए ये। और सर हम एक चीज बता देना चाहते हैं, रास्ता उस समय भी था। जो मीडिएशन आज हो रहा है, सेबी के साथ बैठ के अगर 10% भी मीडिएशन का बात किए रहते
तो शायद ये स्थिति नहीं हुई रहती। और 5,120 करोड़ का डीडी लेके गए थे नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में, 5,120 करोड़ का रकम लेके गए थे डीडी के रूप में कि बाकी पैसा हमने बांट दिया, ये रिमेनिंग अमाउंट आप ले लीजिए। जिसके लोग आ नहीं रहे हैं लेने, जिनका कन्वर्जन नहीं हो पाया था, उसका बैलेंस ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके दिया। केवल 5,000 करोड़ भी ये पब्लिक के थ्रू बंटवा दिए रहते उस समय, तो ये स्थिति नहीं होती। लोगों का रिपेमेंट हो गया रहता है और लायबिलिटी इतनी नहीं बढ़ती। सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा जमा है उसका ब्याज एफडी का मिल रहा है, और इनका जो ब्याज है मार्केट में वो बढ़ रहा है 14-15% के हिसाब से, और एफडी पे मिल रहा होगा 7%, 6%। तो ऑलरेडी ये 5,000 करोड़ की जगह जो सुप्रीम कोर्ट में दिए पब्लिक का रिपेमेंट कर दिए रहते तो 15-20 हजार करोड़ के प्रॉफिट में रहते। लेकिन इन्होंने लोगों का पैसा रिटर्न करना सही नहीं समझा। लोगों का पैसे के बदले में नया सर्टिफिकेट, रिमेनिंग अमाउंट सुप्रीम कोर्ट में 5,000 करोड़ का डीडी देंगे। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा कि 5,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम है, मामला रफा दफा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। 5,000 करोड़ के बाद भी आदेश हुआ कि जो आपने पेमेंट किया उसका प्रूफ आप नहीं दे पा रहे हैं, तो हम ये मानते ही हैं कि जमाकर्ता को आप दिए, जिसके लिए सारा पेपर इन्होंने भेज दिया सेबी में वेरिफिकेशन के लिए कि कैश में बांटे हैं तो सबका रिसीविंग है। अरे रिसीविंग है, अनपढ़ लोग हैं, क्या करवा रहे हैं? उस समय किसी को पता था कि क्या आप साइन करवा रहे हैं, क्या पेपर बदल रहे हैं? तो रिसीविंग तो ये ट्रक में जो लेकर के भेजे थे सेबी हाँ, ने। सही रिसीविंग है, गलत नहीं है, मैनिपुलेटेड नहीं है, सही रिसीविंग है। क्योंकि जो भी कन्वर्जन हुआ था उसमें जमाकर्ता का साइन है कि हमने पैसा पा लिया। पैसा मिला नहीं है, बस उस सर्टिफिकेट का लेन देन हो गया है, हाँ, कागज लेन मिल देन हो गया गया, लेकिन साइन भी तो है। जो जिसका बॉन्ड है वो बोल रहा है कि हमको पैसा मिल गया, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं मिला? हाँ, ठीक बात है। तो अब दिक्कत यह है कि जिन्होंने पहले साइन कर दिया है कि मुझे पैसा मिल गया, वो कैसे क्लेम कर रहे हैं अभी? तो उनका नया सर्टिफिकेट मिल गया ना उनको, उनकी लायबिलिटी चली गई क्यूसॉप में। अब रियल एस्टेट और हाउसिंग से पैसा मांगने के हकदार वो नहीं है, अब क्यूसॉप से मांगेंगे वो। और क्यूसॉप वाले अगर सोसाइटी में चले गए तो सोसाइटी से मांगेंगे। जिसका सर्टिफिकेट उनके हाथ में है उसी विभाग से मांगेंगे ना, उसी कंपनी से मांगेंगे। तो जब वो साइन करते थे तो नया सर्टिफिकेट उनको मिलता था, तो उस सर्टिफिकेट पे लायबिलिटी शिफ्ट हो गई इधर से उधर। तो भारत सरकार तो अभी जो सोसाइटी वाला है, जो जो अमित शाह जी कह रहे हैं, तो अमित शाह को बुरा भला कहने से तो काम नहीं चलेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि साहब मेरे पास तो सोसाइटी का ही ना होगा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका तो मैं देनदार हूं नहीं, या लिमिटेड कंपनी का। सोसाइटी के पास जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जो पैसा मैं लेकर के आपको दे सकता हूं, मैं दे रहा हूं। तो सोसाइटी में भी आपका सहारियन और स्टार का स्थिति अभी बहुत खराब है कि उसमें कट टू कट में नहीं लिखा गया है कि आपका पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा। मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, उसमें घुमाया गया है चीजों को। लेकिन हमारा इंडिया और सहारा क्रेडिट में क्लियरली मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी डेट लिखा हुआ है, जिसके चलते इनकी बाध्यता है उसको देना। और सहारियन में और स्टार में उसके टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन पे आपने पैसा जमा किया है। किसी भी कोर्ट में जाइएगा उसको पढ़ा जाएगा कि आपने पैसा दिया तो आपके पैसा के बदले में कौन सा सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ। ये बहुत सारा मतलब सोचा समझा व्हाइट कॉलर स्कैम है सर, जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों को इस जाल में फंसा दिया गया है। और सहारा स्टार मल्टी जो है उससे तो अभी भी पैसे की उगाही हो रही है। तो उसके तो जिम्मेदार हम मानते हैं एक जज साहब को। सीआरसीएस ने उसको रोक दिया था, काम करने पे रोक था। एक जज साहब कोई होंगे तेलंगाना हाई कोर्ट के, उन्होंने इस पे फैसला सुनाया कि हम स्टे देते हैं। और स्टे देने के बाद 3 साल के बाद उस कोर्ट में उस केस की लिस्टिंग नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि 6 महीना के अंदर केस को खत्म कीजिए। लेकिन स्टे देने के बाद, स्टे का मतलब यह हुआ कि सहारा को काम करने का परमिशन मिल गया, और परमिशन तब तक के लिए दिया गया था जब तक कि वो केस फाइनल नहीं हो जाता है। मतलब 2-4 महीना में केस को सुनवाई होती, आदेश आता। लेकिन 3 साल में सुनवाई भी नहीं हुई, और उस स्टे के बदौलत ये पैसा अभी भी उलट पलट कर रहे हैं, और पूरा सिस्टम से कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सहारा सिस्टम के लूपहोल्स का जितना फायदा उठा सकती है वो उठा रही है।
और ये इंटेंशन आज का नहीं है, इंटेंशन पुराना है, शुरू से ही ये चल रहा था। एकदम चल रहा था सर। तो सिस्टम में जो लूफॉल्स है, बड़े बड़े वकील लोग पे पैसा खर्चा होता है। जैसे आम आदमी को सुनवाई में बहुत समय लग जाता है, बड़े बड़े वकील जाते हैं, तो कंटेम्प्ट का केस ही लोग जजेस साहब पे कर सकते हैं। जो सुब्रत राय सहारा जी को जेल में रखा गया था 2 साल, उसके अगेंस्ट में रीट पिटीशन क्रिमिनल फाइल है, जिसका अभी हियरिंग का टेंटेटिव डेट जुलाई में आ गया है, 15 जुलाई, कि जो आदेश पारित किया गया, जो डिटेंशन हुआ सुब्रत राय सहारा का, वो वैध नहीं था। उस पर भी सुनवाई हो चुकी है। तो पैसा के बदौलत बहुत कुछ किया जा सकता है, जल्दी भी सुनवाई हो सकती है, टाला भी जा सकता है। किस सुनवाई से मतलब है, अब 18 बार एडजॉर्नमेंट मिल चुका है SFIO वाले मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट से, और 19वां बार फिर दे दिया कि ठीक है अब आइए अगस्त में। SFIO के पास हम RTI में किए थे कि बताइए कि क्या स्टेटस है, तो हमको बोला गया कि हमारी कोई बाध्यता ऐसी नहीं है कि हम RTI में इंफॉर्मेशन दें जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। मुझे तो लगता है कि न्यायालय भी पार्टी है इसमें। न्यायालय इन द सेंस कि आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज साहब ने स्टे कर दिया। नहीं, कोलकाता नहीं सर, तेलंगाना हाई कोर्ट का जज साहब ने स्टे किया, उसके बाद सुनवाई हाई नहीं। कोर्ट से स्टे मिल गया और वो स्टे किया, फिर दोबारा हियरिंग नहीं हुई और 3 साल तक ये उगाही चल रहा है। चल अब रहा है। उस उगाही, वो पैसा जो नहीं मिलेगा उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? ये तो कोई सिस्टम नहीं। है, सिस्टम है। अच्छा, अब कोर्ट पे उंगली भी नहीं उठा सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, हम ही लोग को जेल हो जाएगा उल्टा में। तो एक काम करते हैं, 44 मिनट हम 41 मिनट बात कर चुके हैं, कल परसों फिर बात करने की कोशिश हाँ, करते हैं एक चीज आपसे। और बताना था सर, एक चीज और। बताइए एक बताइए। प्रेरणा दिवस के नाम पर कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 10 जून को प्रेरणा दिवस है सहारा की, तो हम लोग भी अच्छा, उम्मीद लगाते हैं कि कुछ अच्छा होगा इस बार। अच्छा, जो भी है, कम से कम पैसा नहीं तो डाटा ही कम से कम प्रेरणा दिवस के अवसर पे ये जारी कर दिया जाए कि इतने लोगों का हमने अपना मेंबरशिप फॉर्म CRCS को दे दिया, इतना 1000 करोड़ का। ये भी बहुत ठीक है। बड़ी उपलब्धि होगी। तो प्रेरणा दिवस पर हम लोग बात करेंगे, पक्की बात जी करेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।